अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी फुल वीडियो देखा करिए प्लीज़। आप लोग कोई नहीं देखता है मेरी वीडियो को, आप लोग देखा करिए प्लीज़। डॉक्टर साहब, मैं बांझ नहीं हूँ, मेरे तो 3 बच्चे हैं। डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि हमने आपके दोबारा टेस्ट करवाए हैं, आप पैदाइशी बांझ हैं और औलाद पैदा नहीं कर सकते। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। अगर मैं बांझ था तो वो 3 बच्चे किसके थे, जबकि मेरी बीवी तो नेक और तहज्जुद गुजार थी। मैं गुस्से में घर आया और बीवी से पूछने लगा, बता ये बच्चे किसके हैं, वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी मेरे कदमों में गिर कर बोली, मैं जानती हूँ तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकते, मगर मेरा खुदा गवाह है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं अभी तुम्हें सबूत देती हूँ। बीवी ने कुरान मजीद उठाकर मेरे सामने रखा। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। जब बीवी ने मैं वर्कशॉप जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब मेरी छोटी बहन नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गई। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं जानता था उसे मुझसे कोई काम होगा, वरना मेरी बहनें मुझे अच्छा नहीं जानती थीं। नासिर, मुझे तुमसे एक काम है। वो मुझसे 4 साल छोटी थी, लेकिन भाई कहकर बुलाना वो अपनी तौहीन समझती थी, और ये सारा जहर उसके अंदर भरने वाली मेरी बड़ी बहन आयशा थी। आयशा आपी को न जाने मुझसे खुदा वास्ते का कौन सा बैर था कि वो खुद तो मुझसे दूर दूर रहती ही थी, साथिया को भी मुझसे दूर किया हुआ था। मुझे पता था कोई काम ही होगा, वरना मुझे कहाँ पूछती हो तुम दोनों। ना चाहते हुए भी मैं अपने लहजे को तंजिया होने से नहीं रोक सका था, मगर सादिया पर कौन सा असर होने वाला था। मेरे तंज को भी ऐसे इग्नोर कर देती थी जैसे अक्सर ही मुझे करती थी। ज्यादा बातें मत करो और बच्चों ने जो कहा है वो करो। आखिर को अब्बा और दादी के लाडले हो तुम। निहायत बदतमीजी से जवाब देती वो चली गई थी, और मैं गहरा सांस भरकर रह गया था। आयशा बज्जो घर की पहली औलाद थी, जिनका बहुत मकाम था। उनकी पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई थी। वो घर भर की लाडली थी, और इसी लाड की वजह से वो बहुत मगरूर भी हो गई थी। अपनी ख्वाहिश मनवाना और अपने आगे किसी को कुछ न समझना शुरू कर दिया था। और जब वो 7 साल की थी तो मैं पैदा हो गया था। 7 साल बाद घर में फिर से औलाद हुई, और वो भी लड़का। तो दादी और अब्बा की खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मेरे अब्बा इकलौते थे, इसलिए मेरी पैदाइश पर दादी ने सजदा शुक्र अदा किया कि खानदान को वारिस मिल गया है। मुझे घर घर में हाथों हाथ लिया जाने लगा था, और यही चीज बच्चों को अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें लगा उनकी अहमियत कम हो रही है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अजीब सी जिद बांध ली थी। अम्मा मेरे करीब ना होती तो वो मुझे चुटकी काटकर या फिर थप्पड़ मारकर गायब हो जाती थी, और मैं घंटों भर मुंह फाड़ फाड़ कर रोता रहता था। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं रोता था। मैं जरा बड़ा हुआ तो बच्चों के पास जाने की कोशिश करता तो मुझे बुरी तरह से गुस्सा करती थी, और फिर मैंने उनके पास जाना ही छोड़ दिया, जबकि मैं उनसे इतना डर गया था। उन्हें देखते ही मैं कहीं न कहीं छुप जाता था। बाद में सादिया पैदा हुई तो बच्चों का एक अलग रूप देखा था मैंने। मुझे मारने और डांटने वाली बच्चों सादिया को गोद में लिए फिरती थी और मोहब्बत से लोरी सुनाती थी। सादिया अम्मा के पास कम और बच्चों के पास ज्यादा होती थी। मेरा भी दिल करता था बच्चों मुझसे यूं ही मोहब्बत करें जैसे सादिया से करती थी, मगर शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। हालात ऐसे ही रहे और वक्त गुजरता चला गया था। मुझे जहां अम्मा अब्बा और दादी का लाड प्यार कॉन्फिडेंस देता था, वहीं बच्चों का गुस्सा मुझे डरपोक बना रहा था। मेरे जब मैट्रिक के पेपर थे तो अब्बा ने मुझे बच्चों के पास पढ़ने के लिए बिठा दिया था। बच्चों को तो जैसे पता नहीं कौन सा बदला लेने का मौका मिल गया था। वो मुझे लेकर छत पर बैठ तो जाती थी, लेकिन पढ़ाई कुछ भी ना थी, बल्कि मुझे डराती थी कि अगर मैंने अम्मी अब्बा को कहा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं तो उनसे बचपन से ही डरता था, इसलिए चुप रहा, और यूं बोर्ड के इम्तहानात में मुझे फेल होना पड़ा। मेरे फेल होने पर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो देखने लायक थी। देखें तो अब्बा, इस बेटे को इतना सर पर चढ़ाया हुआ है आपने, मेरा भी इतना वक्त खा गया और फेल भी हो गया, ये पढ़ने वाली चीज नहीं है। अब्बा, इसकी जगह सादिया को अच्छे स्कूल में डालें, और मेरा भी रिजल्ट कितना अच्छा आया है, मुझे भी एडमिशन ले दे यूनिवर्सिटी में। 3 साल से घर में बैठी हुई हूँ। बच्चों ने खुद गर्जी में ये सब किया था और उनका प्लान कामयाब भी हो रहा था।
अब्बा ने मुझे महंगे स्कूल में डाला हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा ना आया, अब्बा ने पहली बार मार मार कर मेरा भरकस बना दिया था और फिर मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया था और मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप पर काम सीखने के लिए लगा दिया था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ अब शादियां जाने लगी थी और बच्चों का भी एडमिशन अब्बा ने यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। बच्चों सादिया को बहुत दिल लगाकर पढ़ाती थी, तभी वो हर क्लास में नुमाया पोजीशन लेती थी और मुझे डरा धमकाकर उन्होंने इतना डरपोक बना दिया था कि मेरी तालीम छूट गई थी और सारा फ्यूचर मेरा दांव पर लग गया था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक बनकर रह गया था। बच्चों की तालीम मुकम्मल हो गई और एक बहुत बड़े बैंक में वो नौकरी करने लगी थी। सादिया ने भी बोर्ड टॉप किया और अब्बा का सर फखर से बुलंद कर दिया था। अब्बा को बेटियों ने बहुत फखर महसूस करवाया था और मैं किसी खाते में ही नहीं रहा था। मेरी अहमियत घर से बज्जो खत्म करना चाहती थी, लेकिन मोहब्बत को तो वो कम नहीं कर सकती थी। अब्बा, अम्मा और दादी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करते थे। आपी की शादी की बारी आई तो तब भी अब्बा ने मुझे अहम जाना था और साथ लेकर गए थे लड़का देखने के लिए। लड़का हम सबको पसंद आया था और यूं आपी की शादी तय हो गई थी। लड़के का नाम साजिद था और वो अब्बा के कुलीग का बेटा था। बहुत धूमधाम से आपी की शादी तो हो गई थी, लेकिन आपी अपनी शादी निभाने की हालत में नहीं लग रही थी। वो तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बा की गुड बुक्स में रहने के लिए मान गई थी। ससुराल जाते ही आए दिन शिकायत मौसूल होने लगी थी। कभी वो सास से बदतमीजी कर जाती तो कभी शोहर को खरी खरी सुना देती। वो सबको खुद से नीचा रखना और देखना चाहती थी। एक दिन मैं किसी की गाड़ी ठीक करने के लिए शहर के एक बहुत बड़े होटल में चला गया। मेरे मालिक की वर्कशॉप बहुत बड़ी थी, इसलिए शहर भर से लोग गाड़ियां ठीक करवाने के लिए हमारी ही वर्कशॉप से लड़के बुलाते थे। उस दिन जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि मालिक ने मुझे उस होटल में भेज दिया। मैं जब गाड़ी ठीक कर रहा था तो मैंने बज्जो की गाड़ी को वहां देखा था। उनकी गाड़ी होटल में अभी अभी आई थी। मैं समझा वो साजिद भाई के साथ वहां खाना खाने आई होंगी, लेकिन जब वो गाड़ी से उतरी तो उनके साथ साजिद भाई नहीं बल्कि कोई और ही इंसान था जिसे उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। बज्जो बहुत मुस्कुरा रही थी और मेरे पैरों तले से जमीन तो तब निकली जब वो उस आदमी का बाजू पकड़कर होटल के अंदर चली गई और मैं देखता रह गया। मेरी आंखों से जैसे गर्म मादा निकलना शुरू हो गया था। जो सोचे मुझे आ रही थी, मैं चाहकर भी सोचना नहीं चाहता था। मैं अपनी बच्चों पर हरगिज शक नहीं करना चाहता था और तब तो बिल्कुल नहीं जब वो शादीशुदा थी, लेकिन मैं 20 साल का समझ बूझ रखने वाला जवान इंसान था। ऐसे होटल पर किसी मर्द के साथ आने का मतलब ही समझता था। मैं वहाँ किस लिए आया था मैं ये भूल चुका था और भागकर बच्चों के पीछे ही होटल में दाखिल हुआ, जहाँ बच्चों और वो आदमी रिसेप्शन पर खड़े थे और अगले ही पल मुझे लगा आसमान मेरे सर पर आ गिरा है। मेरे कदम मन मन के हो गए थे और मुझसे चलना दो भर हो रहा था। मेरे वहम सांप बनकर मुझे डसने लगे थे और हकीकत जानकर मुझे सांप सूंघ गया था। मैं वो मंजर कैसे भूलता जब मेरी सकी बहन जो शादीशुदा थी लेकिन किसी गैर मर्द के साथ वो होटल का कमरा लेकर गई थी। उफ, गैरतमंद लोग ऐसे वक्त में तो शर्म से मर जाते हैं, लेकिन मैं मजीद तस्दीक चाहता था, इसलिए रिसेप्शन पर गया। आयशा मैडम ने गाड़ी पार्क करने के लिए चाबी दी थी। वो अभी अभी ही आई हैं होटल में। मैं जान सकता हूँ वो किस कमरे में हैं ताकि मैं चाबी दे सकूं उन्हें। मैंने गाड़ी की चाबी दिखाई तो रिसेप्शन ने इस बात में सर हिलाया और फिर कंप्यूटर पर देखकर मुझे कमरा नंबर बता दिया। मैं शशोपंज की कैफियत में था कि जाऊं या नहीं, लेकिन मुझे जाना ही था। बच्चों मुझसे जितनी मर्जी नफरत करती, लेकिन वो मेरी बहन थी। उन्हें यूं अपनी जिंदगी बर्बाद करने मैं नहीं दे सकता था। मुश्किल में उसके बताए गए कमरे के सामने पहुंचा। मैं कमरे में जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़कर फिर रुक जाते थे। एक भरम था जिसे मैं कायम रखना चाहता था, लेकिन वो वक्त भरम रखने का नहीं था, वो वक्त गैरत दिखाने का था। एक भाई की तरह हालात को समझने और संभालने का वक्त था। मैंने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया था। बच्चों लॉक करना शायद भूल गई थी और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और आंखें फटी की फटी रह गई थी। कयामत के रोज सूर फूंक कर पहाड़ कैसे उड़ाए जाएंगे, मैं खड़े खड़े समझ चुका था।
बल्कि मैं खुद रुई के गाले बनकर हवा में उड़ता चला गया था। इस भरी जवानी में मेरे दिल में वो दर्द उठा कि लगा अगले ही पल बंद हो जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग शर्म से कहाँ मरते हैं, हमें तो जीना पड़ता है और सब सहना पड़ता है। मुझे वहां देखकर बज्जो भी बौखला गई थी और जल्दी से बड़ी सी शाल से खुद को ढांप लिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वहां आ जाऊंगा और उन्हें यूं रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लूंगा। ये सब देखने के बाद मुझ में मजीद वहां खड़ा रहने की हिम्मत नहीं थी और ना ही मैं वो वाला भाई था जो गैरत में वहां खड़े खड़े ही बहन को मार डालता। मेरी तो अक्ल तक सुन हो गई थी और दिमाग में आंधियां चल रही थी। मैं पलटा और वहां से भागता चला गया था, इतनी तेज जैसे मेरे पीछे कोई भूत या कुत्ता लग गया हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि बच्चों को इस तरह देखूंगा। वो सबको धोखा दे रही थी और सबसे ज्यादा अपने शोहर साजिद को दे रही थी, मगर जैसे उन्हें एहसास ही नहीं था। होटल से निकलकर मैं तेज तेज फुटपाथ पर चल रहा था। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था या मैं कहाँ हूँ, इससे मैं बेनियाज था। मैं बस बेसकत भागता चला जा रहा था जब कोई पीछे से मुसलसल हॉर्न बजा रहा था और फिर मेरे करीब आकर गाड़ी रुकी। वो बज्जो की गाड़ी थी और बज्जो तेजी से गाड़ी से निकली थी। मैंने उन्हें खूंखार नजरों से देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर गाड़ी में बिठाया और सीट बेल्ट बांधकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। देखो नासिर, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, ना ही तुमने कुछ देखा ना सुना। वो बगैर शर्मिंदा हुए मुझ पर यूं डोप डाल रही थी जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आई हूँ। मैं जरूर बताऊंगा बज्जो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, 20 साल का लड़का हूँ जिसे सब समझ आता है। आपके कारनामे मैं जरूर अब्बा को बताऊंगा। ये तो शुक्र करें मैं वहां से चला आया, वरना ऐसी बातों पर भाई बहनों को मार देते हैं। मेरी बात पर उन्होंने मुझे यूं देखा जैसे कोई बहुत अनहोनी बात सुन ली हो और फिर हंसने लगी थी। तुम मुझे मारोगे? उफ, कल के बच्चे मुझे आंखें दिखाओगे और मुझे धमकियां लगाओगे? अब किसी को कुछ बताने के काबिल या मुझे मारने के काबिल रहोगे तो करोगे कुछ ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। गाड़ी हाईवे से जा रही थी जब बच्चों ने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और हाथ माथे तक ले जाकर अलविदा कहते वो गाड़ी से कूद गई थी। वो ड्राइविंग सीट पर नहीं थी और मेरा सीट बेल्ट खुल रहा था, न मुझसे गाड़ी कंट्रोल हो रही थी। मैंने स्टीयरिंग तेजी से घुमाया तो सामने से आते ट्रक के साथ गाड़ी का एक जोरदार तसादुम हुआ और फिर कुछ शीशे उड़कर मेरे जिस्म में पेवस्त हो गए थे और मेरे जिस्म से खून की फुवार बह निकली थी। मौत को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर मैं खौफजदा हो गया था और फिर मेरी आंखें बंद होती चली गई थी। बंद होती आंखों के साथ मैंने आसमान की तरफ देखकर बस एक ही शिकवा किया था कि क्या बहनें ऐसी भी होती हैं? बड़ी बहनें तो माँ जैसी होती हैं। फिर मेरे मुकद्दर में बहन मौत बनकर क्यों भेजी गई थी? जाने कितने वक्त तक मैं दुनिया से बेखबर रहा था। आखिरी बार मेरी आंखें सड़क पर बंद हुई थी और जब दोबारा मैंने आंखें खोली और खुद को सफेद चार दीवारी के दरमियान बेड पर पाया था, मुझे लगा मैं मर चुका हूँ और अब मेरा हिसाब किताब होने की बारी है। लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और नीले यूनिफॉर्म में नर्स अंदर दाखिल हुई और मुझे होश में देखकर बाहर को भागी थी। थोड़ी देर बाद सफेद कोट में डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ मैं जिंदा हूँ और अभी इसी दुनिया में हूँ। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मुस्कुराकर कुछ कहा भी था, लेकिन मुझे लगता था मैंने बरसों बाद इस दुनिया को देखा है, इसलिए बस गौर से उन्हें देख रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक आदमी और 2 औरतें दाखिल हुई थी। मैंने बहुत गौर किया तो मुझे याद आया वो अब्बा, अम्मा और दादी थे जो मुझसे लिपटे बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था और फिर मुझे पता चला कि हादसे ने मुझे बहुत मुतासिर किया था और 2 साल से मैं कोमे में था। सब मेरे जीने की उम्मीद छोड़ बैठे थे तो तब मैं जाग गया था। मुझे घर ले जाया गया तो सादिया ने मुझे देखकर नखुवत से मुंह फेर लिया। उसने पूछा तक भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था जब बज्जो कमरे में आ गई थी। उन्हें देखकर मुझ पर खौफ सा तारी होने लगा था और मुझे लगा वो मुझे मार देंगी। मैं खौफ में डबडबाती आंखों से उन्हें देख रहा था।
اور وہ مجھے آج بھی ایسے ہی حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ 2 برس بیت گئے مگر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے ویسی ہی نفرت کرتی تھی۔ موت کے منہ سے آئے ہو، امید ہے اب منہ بند ہی رکھو گے۔ اور میں نے اپنا منہ واقع میں ہی سی لیا تھا۔ میں بچوں سے بہت ڈر گیا تھا۔ میری صحت ٹھیک ہوئی تو میں دوبارہ سے کام پر جانے لگا تھا۔ میرے مالک نے مجھے دوسرے ملک جا کر کام کرنے کی آفر کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں کسی بھی طرح یہاں سے بس جانا چاہتا تھا، لیکن آسان نہیں تھا کسی دوسرے ملک جانا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل ہی جاؤں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بچوں سے میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ بچوں جب اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو میں کوشش کرتا تھا کہ گھر سے باہر ہی رہوں۔ میں خود کو اپنے کام میں مصروف کر چکا تھا جب ایک دن مجھے ساجد بھائی کا فون آیا۔ بچوں کی اکثر اپنے سسرال میں لڑائی جھگڑے لگے رہتے تھے جو ابا کسی نہ کسی طرح سلجھا دیتے تھے، لیکن اس بار شاید بہت سنجیدہ جھگڑا تھا۔ تبھی ساجد بھائی نے ابا کی جگہ مجھے فون کیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ساجد بھائی کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور سب کام چھوڑ کر بھاگا بچوں کے سسرال پہنچا۔ تو جو بات ساجد بھائی نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی تھی اور میں بے یقین آنکھوں سے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ بچوں کی گود میں 1 سال کا ارسلان تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا تھا شاید بچوں اب اپنے بیٹے کی خاطر ساجد بھائی اور اپنے رشتے سے وفادار ہو کر رہیں گی، لیکن میں غلط تھا۔ بچوں نے شروع دن سے اس رشتے کو نہیں مانا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس رشتے کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اور اوپر سے وہ ذرا سی بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایسے کھڑی تھی بہت کام کیا ہو۔ بچوں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں حیرت کا بت بنے انہیں دیکھتا جا رہا تھا جنہوں نے بہت حقارت سے مجھے دیکھا۔ میں تو ان کی نظروں سے ہی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی جب 2 سال پہلے ہوا تھا تو انہوں نے مجھے مار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ان کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اب بات سب تک ہی پہنچنے والی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ بہت مطمئن تھی۔ یہ غیرت مند بھائی بننے کی اداکاری میرے سامنے نہ کرنا، میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتی، اور دوسری بات نہیں ہوں میں شرمندہ اپنے کسی بھی فعل پر۔ کہا تھا اماں سے مت کروائیں میری شادی، لیکن ابا کے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پاتی نا، اور ابا صرف تمہاری سنتے ہیں، اور تم سے مدد مانگنا میری توہین تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے راستہ خود چنا۔ ابا کی بات مان لی نا تو میری بھی زندگی میں اب کوئی مداخلت نہ کرے، ورنہ انجام تو تم جانتے ہی ہو۔ وہ کمال ہٹ دھرمی سے کہہ رہی تھی جیسے جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت اچھا کام تھا۔ وہ مجھے ایک بار پھر انجام سے ڈرا رہی تھی۔ ساجد بھائی تو انہیں غصے سے دیکھ کر رہ گئے تھے، اور پھر کھڑے کھڑے ہی انہوں نے طلاق دے کر ارسلان کو ان سے چھین لیا اور بچوں کو میرے ساتھ چلتا کیا تھا۔ بچوں کے چہرے پر اپنا گھر ٹوٹنے اور اپنے چھوٹے سے بچے سے الگ ہونے کی ذرا سی بھی خلش نہیں تھی، بلکہ اپنا بیگ پیک کر کے وہ چلتی بنی تھی۔ ایک بار بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے زمین پر بکھری ان تصویروں کو اٹھایا جن میں بچوں کسی اور مرد کے ساتھ بہت قریب نظر آ رہی تھی، اور اس مرد کو میں اچھے سے جانتا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ 2 سال پہلے میں نے بچوں کو دیکھا تھا۔ بچوں شخص کے لیے سب کو ہی دھوکہ دے رہی تھی، جانے کون تھا وہ ایسی تصویریں تھیں کہ ابا دیکھ لیتے تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے۔ بچوں پر انہیں بہت مان تھا، لیکن بچوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں باہر آیا تو بچوں اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہی تھی۔ ان کی گاڑی سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی اور نہ میں ان کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی، مجھے ان کے ساتھ گھر جانا تھا، اور راستے میں انہیں سمجھانے کی اپنی سے میں نے بہت کوشش کی، چاہے وہ مجھے مار ہی ڈالتی۔ میں جلدی سے گیا اور بچوں کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ناگواری سے مجھے دیکھتے بچوں نے گاڑی ساجد بھائی کے گھر سے نکال دی تھی۔ بچوں، ابا یہ سب سنیں گے تو بہت صدمہ لگے گا انہیں، مجھے تو چپ کروا دیا تھا آپ نے، لیکن ساجد بھائی اور ان کے گھر والے چپ نہیں ہوں گے، وہ ابا کو اب بتا دیں گے، اور سوچیں پھر ابا پر کیا گزرے گی۔ بچوں، میں پچھلے واقعے کو بھول کر پھر سے انہیں سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ جان لے تو اچھا ہو اور میری شادی شامیر سے ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی شامیر کو پسند کرتی تھی، وہ سیٹل نہیں تھا، اس لیے ابا کو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکی، اور میری شادی اس سائیکو ساجد سے ہو گئی اور فائنلی میری جان چھٹی۔
وہ بڑے مزے سے بول رہی تھی، انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سوائے اپنی زندگی کے۔ وہ انتہا کی خود غرض ہو چکی تھی۔ ہم جب گھر پہنچے تو ہم سے پہلے بچوں کی طلاق اور کارناموں کی بات اور تصویریں گھر پہنچ چکی تھیں۔ ابا تو آگ بگولا بنے بیٹھے تھے، کھینچ کر تھپڑ بچوں کے منہ پر مارا تھا، لیکن بچوں پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اماں سے بھی بچوں کو مار پڑی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اپنے رویے پر انہیں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ انہیں مار مار کر اور تانے دے دے کر اماں ابا بھی تھک گئے تھے اور صاف کہہ دیا تھا کہ کسی بھی صورت اس شامیر سے شادی نہیں ہوگی بچوں کی، بلکہ ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا تھا کہ بیچ میں میری شادی کہاں سے آ گئی۔ ابا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا جو دوسرے شہر میں رہتا تھا اپنی بیٹی اینی کے ساتھ۔ اینی کا دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اینی ایک مدرسے میں معلمہ تھی اور دین کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ ابا کے دوست کا انتقال ہو گیا تھا تو اینی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ابا اسے سہارا دینا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی اینی سے کروا دی تھی۔ میں نے اینی کو شادی کی رات سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے شادی کی رات اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے پلک چھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی پاکیزگی اور معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور مجھے اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا کہ کس قدر خوبصورت بیوی خدا نے بنا مانگے میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔ میرے پورے گھر کو جیسے اس نے جنت بنا ڈالا تھا۔ ہر ایک سے پیار سے بات کرنا، سب کی خدمت کرنا جیسے وہ اپنا فرض سمجھتی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا گھر بھی بہت نورانی نورانی سا لگنے لگا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی نیک اور پاک، لیکن عائشہ بجو اور سعدیہ کو تو اس کا وجود ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ سعدیہ کسی نہ کسی بات کو لے کر اینی پر بھڑکتی ہی رہتی تھی، جبکہ عائشہ بجو تو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ابا نے ان کا داخلہ گھر سے باہر بند کر رکھا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ کبھی نکلتی تو اماں سے لڑنے لگتی کہ انہیں شامیر سے شادی کرنی تھی، لیکن اماں ابا نہیں مان رہے تھے۔ جب اماں ابا سے مایوس ہو گئیں تو بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے کہا کہ میں ابا کو شامیر کے لیے مناؤں۔ انہیں لگتا تھا ابا میری ہر جائز ناجائز بات مان لیتے ہیں اور صرف میری ہی سفارش پر وہ شامیر سے شادی کر سکتی ہیں۔ سعدیہ کو ناشتہ دے کر بھی انہوں نے ہی میرے کمرے میں بھیجا تھا کہ یاد دہانی کروانے کے لیے کہ میں ابا سے ان کی شادی کی بات کروں۔ مجھے بچوں کو دیکھ کر کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی، جو اپنے بیٹے ارسلان کے لیے بالکل نہیں تڑپتی تھی اور شامیر کے لیے تو وہ مری جا رہی تھی۔ خیر میں نے ان کے کہنے پر ابا سے بات کی، لیکن ابا نے میری بھی ایک نہ سنی۔ وہ کسی صورت شادی کروانے کو تیار نہیں تھے اور میں حیران تھا کہ بچوں اتنی بے بس کب سے ہو گئی ہیں کہ اماں ابا کی اجازت کی منتظر ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ شامیر ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا جو بھاگ کر گئی ہوئی لڑکی کو ہرگز قبول نہ کرتے۔ اس لیے بچوں اماں ابا پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ بچوں کی شادی کے لیے تو ابا نہ مانے، لیکن میرے باہر کا ویزا لگ گیا تھا۔ میں جو پہلے باہر جانے کے لیے بےتاب تھا، اب میرا اینی کو چھوڑ کر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اینی جیسی لڑکی کو کون بھلا چھوڑ کر جانا چاہے گا، لیکن مجبوری تھی۔ ویزا آ چکا تھا اور مجھے جانا ہی تھا۔ سب سے الوداع ہو کر میں سعودیہ چلا گیا اور ہر روز وہاں سے اینی کو ویڈیو کال ضرور کرتا تھا۔ مجھے گئے ہوئے ابھی 15-20 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اینی کی کال آئی تو وہ مجھے بہت پریشان سے لگی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میری باچیں ہی کھل گئی تھی۔ اینی نے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہے اور یہ اتنی بڑی خوشی تھی میرے لیے جو بیان سے باہر تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر اینی کے پاس پہنچ جاؤں اور بچہ ہونے تک اس کے خوب ناز نخرے اٹھاؤں، لیکن مجبوری تھی، میں جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن روز اینی کو کال ضرور کرتا تھا۔ اینی کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا جب اس نے مجھے فون کر کے اپنے شہر جانے کی اجازت چاہی تھی۔ وہ جس مدرسے میں پڑھتی تھی وہاں کی بہت بڑی عاملہ کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے انہوں نے اینی کو بلایا تھا۔ میں پریشان بھی تھا کہ اس حالت میں اینی کیسے رہے گی، مگر پھر میں اسے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے خود سے کچھ مانگا تھا تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا اور اسے اجازت دے دی تھی۔ امی ابو سے رخصت ہو کر وہ اپنے شہر چلی گئی تھی۔ میں روز ہی اس سے بات کرتا تھا اور اچانک سے 2 دن تک میری اس سے بات نہ ہوئی تو میں پریشان ہو گیا تھا۔
अम्मी अब्बा भी परेशान थे कि उसका नंबर नहीं लग रहा था। अब्बू को मैंने एनी के शहर जाने का कहा और अब्बू जाने ही वाले थे कि एनी के मदरसे से फोन आ गया था। एनी की तबीयत 7वें महीने में ही खराब हो गई थी और इसलिए डिलीवरी जल्दी करनी पड़ी थी। अम्मी अब्बू फौरन से एनी के पास पहुंचे। एनी ने बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसे देखकर मेरा दिल भर आया था। मैं एनी का कैसे शुक्र अदा करता कि उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी। अम्मी अब्बू एनी को साथ लेकर घर गए थे। मेरी बेटी सितारा तो जैसे आंखों का तारा ही बन गई थी। अम्मी अब्बू दादी कोई भी उसे नीचे नहीं छोड़ता था, सबने उसे सीने से लगाया हुआ था। मैं भी बहुत खुश था और जल्दी घर जाकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगाना चाहता था, मगर छुट्टी नहीं मिल रही थी। सितारा 6 माह की थी जब सादिया की शादी अब्बा ने तय कर दी थी। खानदान में ही लड़का देखा भाला था और अब्बा को भी पसंद था, सादिया को भी। सो जल्दी से शादी तय हो गई। मैं खुश था कि मेरी बहन का घर बस रहा है और इससे भी ज्यादा खुश था कि सादिया के जाने से एनी को जरा सुकून मिलेगा, वरना वो रवायती नन थी जो भाभी का जीना दो भर किए रखती थी। सादिया की शादी पर मैंने छुट्टी अप्लाई की तो मुझे छुट्टी मिल गई थी। मैं पाकिस्तान आया तो अपनी बेटी को सबसे पहले अपने गले से लगाया था और फिर एनी के कदमों में बैठकर उसके हाथ चूम लिए थे। एनी मेरे लिए बहुत काबिले इज्जत थी, जिसने मुझे बाप बनने की खुशी दी थी। इतनी तकलीफ से गुजरकर उसने मुझे बाप बनाया था, तो वो इज्जत और मोहब्बत डिजर्व करती थी। मेरा ज्यादा वक्त सितारा के साथ ही गुजरने लगा था, इसलिए मैं बच्चों से नहीं मिला था। 1-2 बार सामना हुआ तो वो मुझे नजरअंदाज कर गई थी, तो फिर मैंने भी उन्हें मुखातिब करना जरूरी नहीं समझा था। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा था जो अपनी बच्चों के लिए रोता रहता या उनसे डरता रहता। अब मैं एक बेटी का बाप था और मुझे अपनी बेटी के सिवा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैरियत से सादिया की शादी हो गई तो मेरी वापसी का बुलावा भी आ गया था। मैं जाते हुए अम्मी अब्बा और दादी से वादा करके गया था कि उन्हें उम्रा करने के लिए कुछ ही अरसे में बुलवाऊंगा, और खुदा की कुदरत थी कि मेरी इस्तात बन गई थी और मैंने महीने बाद ही अम्मा अब्बा और दादी को बुलाने की तैयारियां कर ली थी। अब्बा को तो पासपोर्ट बना हुआ था, मगर अम्मी और दादी का पासपोर्ट बनने पर थोड़ा वक्त लगा और फिर वो सब मेरे पास सऊदी अरब उम्रे की सादत हासिल करने आ गए थे। घर में एनी बच्चों और मेरी बेटी सितारा रह गए थे। अम्मी अब्बू और दादी के साथ मैंने भी उम्रा किया था और दादी तो खाना काबा को देखकर आप दीदा हो गई थी और मुझे इतनी दुआएं दी थी कि मेरे सब मलाल दूर हो गए थे। मैं खुद को एकदम बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। उम्रा अदा करने के बाद कुछ दिन तक तीनों मेरे साथ रहे और 1 महीने बाद वापसी का सफर बांध लिया। वो तीनों जब मेरे पास से जा रहे थे तो पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत आबदीदा हो गया था और दिल चाह रहा था कि बस इन्हें रोक लूं, मगर उन्हें जाना ही था। वो तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो खबर मुझ तक पहुंची उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। सातों के सातों आसमान जैसे मेरे सर पर आ गिरे थे और मैं उस मलबे तले सांस लेने की कोशिश में हलकान हो रहा था। मेरे पैरों तले से जमीन और सर से आसमान छिनी चुका था। मेरे अम्मी अब्बा और प्यारी दादी का ये आखिरी सफर था, ये आखिरी दीदार था जो मैंने किया था, और फिर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। उनके जहाज को हादसा पेश आ गया था और दीगर मुसाफिरों के साथ वो भी चल बसे थे। रोता बिलखता मैं पाकिस्तान पहुंचा तो घर में हर जगह मुझे दादी और अम्मा अब्बा की आवाजें आ रही थी। मेरी जिंदगी के बहुत अहम लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं पहली बार बहुत फूट फूट कर रोया था। अम्मा अब्बा और दादी की तदफीन हो गई तो मुझे वापस जाना था। मेरा जाने को बल्कि कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे जाना ही था। और फिर मैं चला आया। मैं सऊदीया में ही था जब एनी को फिर से उम्मीद से होने का सुना था। खुशी बहुत ही बड़ी थी, लेकिन जैसे मैं खुश होना ही भूल चुका था। मेरे यहाँ फिर से बेटी पैदा हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था, जिसने मुझे दूसरी बार इस काबिल समझा था कि अपनी रहमत मेरे घर में भेज दी थी। मैं रोज एनी से बात करता था, न बेटियों को देखता था, लेकिन मैं अपने माँ बाप को भी बहुत याद करता था। खुदा का शुक्र था कि एनी की सूरत मेरी जिंदगी में कोई ऐसा था जो तन्हाई से मुझे मरने नहीं देगा।
एनी ना होती तो अब तक अम्मा अब्बा के बाद मैं जिंदा ना होता। एक लंबी छुट्टी के बाद मैं पाकिस्तान आया तो सोच लिया था बच्चों को अब उनकी जिंदगी उनकी मर्जी से जीने दूंगा। मैंने बच्चों से कहा कि वो शामिर को रिश्ता लाने का कह दें, लेकिन बच्चों की टाल मटोल से लग रहा था कोई बड़ी गड़बड़ है। एक दो बार मैंने बच्चों से इसरार किया तो वो मुझ पर ही चढ़ दौड़ी थी। तुम्हें मसला क्या है, मैं शादी करूं या नहीं? जब करनी हुई तो बता दूंगी, तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं उनका इकलौता भाई था, लेकिन वो आज भी मुझे कुछ नहीं समझती थी। हाँ, सादिया अम्मा अब्बा के जाने के बाद काफी हद तक बदल गई थी। अब मुझसे अच्छे से मिल भी लेती थी और बातें भी करती थी। उसने अपना रवैया अच्छा किया तो मैंने भी कोई शिकवा नहीं किया था, क्योंकि मेके के नाम पर अब उसके पास सिर्फ मैं ही बचा था। मैं भी मुंह मोड़ लेता तो वो किधर जाती। कुछ दिन पाकिस्तान रहने के बाद मैं सऊदीया वापस आ गया और इस बार मेरी यही सोच थी कि जल्द अज जल्द अपने सब काम निपटा कर मैं वापस पाकिस्तान हमेशा के लिए चला जाऊंगा और जो बचतें की हैं उनसे कोई कारोबार शुरू करूंगा। अब कुछ समेटने और काम निपटाने भी थे। 1 से 1.5 साल लग गया था और इस बीच मेरा एक बेटा भी हो गया था। मुझे पाकिस्तान से आने पर हमेशा कोई न कोई खुशखबरी जरूर मिलती थी। इस बार फिर एनी के उम्मीद से होने और फिर बेटा होने की खबर पर मैं खिल उठा था, मगर काम खत्म ही नहीं हो रहे थे। 1 से 1.5 साल लगा और मैं सब छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया। मैं अब ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने तीनों बच्चों और एनी के साथ गुजारना चाहता था। जितना अरसा मैं सऊदीया में रहा था, मैंने अच्छी खासी सेविंग भी कर ली थी, जिससे मैंने पाकिस्तान में अपना छोटा सा गाड़ियों का काम शुरू किया था। अपना कारोबार करने का मजा ही कुछ और होता है। अपने बिजनेस के चक्कर में मैं बहुत मसरूफ रहा था। जब सब सेट हो गया तो एक दिन एनी ने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, लोग बातें बना रहे हैं कि कब तक हम बच्चों को घर में बिठा कर रखेंगे। अब बच्चों की ज़हनी हालत भी इन बातों से मुतासिर हो रही है। आप कोई रिश्ता देखें और बच्चों की शादी का कुछ करें। एनी की बात पर मैंने हैरत से उसे देखा। वो जानती थी बच्चों शामिर नामी इंसान के पीछे पागल थी और इसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रही थी? तुम्हें पता है एनी, वो शामिर के सिवा किसी से शादी नहीं करेंगी। और मैंने कहा भी, लेकिन वो शामिर को रिश्ता लेकर आने का नहीं बोल रही। मैं खुद बच्चों के लिए काफी परेशान रहता था। शामिर ने उन्हें चित किया था। वो कभी भी बच्चों से शादी नहीं करना चाहता था, बस उनका इस्तेमाल कर रहा था। पहले उसके बहाने थे कि उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आए तो इनकार ना हो और वो भगाकर नहीं ले जा सकता। पहले तो हमारे अम्मा अब्बा नहीं मान रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे थे तो बच्चों ने उस पर दबाव डाला कि रिश्ता लेकर आए, अब इनकार नहीं होगा। तो फिर वो टाल मटोल करता रहा और अब उसने अपनी किसी कजन से शादी कर ली है। उसने बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बच्चों बहुत डिप्रेशन में हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई हो उन्हें संभालने और उन्हें समझने वाला। मैं जानता था शामिर ऐसा कुछ न कुछ जरूर करेगा, सो वो कर चुका था। शामिर जैसे आदमी शादी के नाम पर औरत के साथ खेलते तो हैं, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहते। मैं बच्चों के पास गया तो वो बहुत चुप चुप सी थी। मैंने बहुत बातें की, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। आते हुए जब मैंने पूछा, बच्चों आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं तो आप शादी करेंगी? बच्चों कुछ पल मुझे देखती रही थी, फिर इस बात में सर हिला दिया था। अब उनकी हिम्मत और उम्र दोनों बहस करने की स्टेज से निकल चुकी थी। शामिर के धोखे ने उन्हें बुरी तरह तोड़ मोड़ कर रख दिया था। मैंने बच्चों के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना शुरू कर दिया था। आखिरकार रिश्ते वाली खाला के तवज्जो से एक रिश्ता मिल ही गया था। लड़के की उम्र 40 से ऊपर थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। माँ बाप उसके मर चुके थे और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और कंपनी से मिले ही फ्लैट में रहता था। बेहद सोबर, संजीदा और समझदार इंसान लगा था। मैंने बच्चों की राय ली, जो अब सब मुझ पर छोड़कर चुप हो गई थी और जाहिद को हाँ कर दी थी। एक शाम सादा सी तकरीब में बच्चों का निकाह हुआ और वो जाहिद के साथ रुखसत हो गई थी। मुझे जैसे सुकून का एहसास हुआ था और मुझे महसूस हुआ मेरे फैसले से अब्बा की रूह भी बहुत खुश हुई होगी। शादी के 1 महीने बाद बच्चों घर आई तो उन्हें देखकर मैं सच में बहुत खुश हुआ था। पहली बार था जब बच्चों मेरे गले लगी थी और इतना अच्छा लड़का ढूंढने पर मेरा शुक्रिया अदा किया था।
जाहिद उनके लिए बहुत ही अच्छा शौहर साबित हुआ था और मैं अपनी दोनों बहनों को घरों में खुशबाश देखकर बहुत खुश और पुरसकून था। मेरी बहनें ब्याही जा चुकी थी और मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी। अपने काम की मसरूफियात के बावजूद मैं अपने तीनों बच्चों के लिए वक्त निकालता था और उन्हें समझाता था कि बहन भाई एक दूसरे की पहचान और ढाल होते हैं। मैं चाहता था कि मेरे बच्चों में वैसी दूरियां ना हो जैसी हम बहन भाइयों में थी, और उन दूरियों को खत्म करते करते जिंदगी के हसीन लम्हात निकल जाएं। मेरे बच्चे बहुत अच्छी सीरत के मालिक थे और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एनी को जाता था, जिसने अपनी सीरत बच्चों में मुंतकिल की थी। मेरे बच्चे सबकी बहुत इज्जत करते थे और अपनी सादिया फुफ्फो और बज्जो फुफ्फो से तो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैंने देखा था बज्जो भी बहुत हद तक बदल गई थी। वो जब भी हमारे घर आती तो ज्यादा वक्त वो मेरे तीनों बच्चों के साथ होती थी और उन्हें अपने सीने से लगाए रखती थी। वो रोते तो तड़प जाती थी और वो हंसते तो बहुत खुश होती थी। हर इतवार ढेरों तोहफों के साथ वो आती थी और बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छा महसूस करते थे। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था और अच्छे माहौल का सारा क्रेडिट भी मैं एनी को ही देता था। एक अच्छी बीवी घर को जन्नत बना सकती है और मेरी बीवी अच्छी ही नहीं नेक भी थी। मेरी पूरी जिंदगी ही बहुत अच्छी और पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं हुई थी अभी जितनी मैंने समझ ली थी। होते हैं कुछ सदमे, कुछ वाकयात, कुछ ट्रम्स जो जिंदगी भर इंसान का साथ नहीं छोड़ते और भेस बदल कर बदकिस्मत लोगों का ताक़ुब करते हैं, और मैं वही बदकिस्मत इंसान था जिसे लगा कि जिंदगी सहल और पुरसुकून हो गई है तो जिंदगी के पुरसुकून समंदर में कंकर गिरा था और वो कंकर इतना नोकीला था कि मेरी जिंदगी लहूलुहान हो गई थी। एक ऐसी अंधेरी मेरी जिंदगी में आई थी जो मेरा चैन, करार, सुकून अब उड़ा ले गई थी। मेरे पास तो मेरी जात का गरूर भी नहीं बचा था, बल्कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था जिसके सहारे जिंदगी गुजार पाता। मेरी जिंदगी से सब कुछ ही खत्म हो गया था। ये एक रोशन दिन ही था जब मैं मामूल की तरह ही सुबह उठा, अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार किया, उनके साथ नाश्ता किया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर स्कूल जाने से पहले अपनी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी का माथा चूमा और निकल आया। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं वर्कशॉप पर ही चला आया ताकि देख सकूं लड़के काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। जब एक गाड़ी का लड़के ने बताया कि 2 दिन से आई हुई है लेकिन उनसे ठीक नहीं हो रही, मैंने गाड़ी ठीक करने के लिए खोली तो एक वायर मेरे हाथ से टकराई और चिंगारी सी निकली जिससे मेरा हाथ बहुत जल गया था। लड़के फौरन से मेरे पास जमा हो गए थे, लेकिन मैंने उन्हें काम करने का कहा और खुद गाड़ी लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गया। जब बच्चों के टीचर की कॉल आई, मेरे बेटे शायान के पेट में दर्द था, इसलिए टीचर ने उसे ले जाने का कहा था। मैं अस्पताल ही जा रहा था तो उसे भी साथ ही ले जाने का सोचा ताकि डॉक्टर को दिखा सकूं। शायान को स्कूल से लेकर मैं अस्पताल गया, उसे बच्चों के डॉक्टर को दिखाया जिसने कुछ दवाइयां दी और ड्रिप लगाने का कहा। शायान को ड्रिप लगाकर वार्ड में ही छोड़कर मैं अपनी पट्टी करवाने चला गया। अपने हाथ पर पड़ी पट्टी वगैरह करवा कर मैं वापस वार्ड में आया तो डॉक्टर राउंड पर थे। मैं शायान के पास बैठा उसे बेतुके जोक सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था जब एक डॉक्टर मेरे पास आए। हेलो जेंटलमैन, तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई और इतनी अच्छी हालत में देखकर तो ज्यादा खुशी हुई। मैंने डॉक्टर को देखा जो बहुत मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पहचाना था। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम कैसे जानोगे, तुम तो सोए हुए थे जब हम तुम्हारा इलाज कर रहे थे। पूरे 2 साल तक तुम सोते रहे थे। तुम जैसे नौजवान को मौत के मुंह में देखा तो बहुत दुख हुआ था, इसलिए तुम याद रह गए थे। मुझे डॉक्टर ने कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपकी वजह से ही तो मुझे ये दूसरी जिंदगी मिली है। मैंने भी खुले दिल से शुक्रिया अदा किया और ये सच ही था, वरना बच्चों ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये बच्चा किसका है? डॉक्टर ने शायान के माथे पर प्यार से हाथ रखा। ये मेरा बेटा है डॉक्टर, शायान नासिर, मैंने बताया। अच्छा, तो तुमने बच्चा अडॉप्ट किया है? डॉक्टर ने तो मुस्कुराकर कहा था, लेकिन जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब लगा था। नहीं डॉक्टर, मेरे अपने बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा।
میری بات پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور پھر جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ باپ نہیں بن سکتے؟ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن یہ بہت بڑا نقصان آپ کا ہو گیا تھا کہ آپ باپ بننے سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کی بڑی بہن کو بتایا تھا، انہوں نے ہی آپ کے والد کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں جیسے آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر 100% شیور تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا اور میرے 3 بچے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اینی نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ لیکن میں ایسا سوچتا بھی تو کام جاتا تھا، کیونکہ اینی بہت پرہیزگار تھی، لیکن سچ تو یہی تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ پھر بھی بچے اینی نے پیدا کیے تھے، تو وہ کس کے بچے تھے؟ کس طرح میں واپس گھر پہنچا تھا صرف میں ہی جانتا تھا۔ میری ساری دنیا جیسے تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی بہت اذیت ناک تھی کہ جن بچوں کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہ میرے بچے نہیں تھے۔ میں گھر پہنچا تو شایان کو اس کے کمرے میں لٹا کر میں اینی کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا اور اس پر چلایا، میں تو بانجھ ہوں نا، تو پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کس کا گناہ میرے سر ڈالا ہے تم نے؟ میں غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری بات پر بھی وہ سہم گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہ۔ تو اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھ کر میں اسے طلاق دینے والا ہی تھا کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے پتا تھا آپ بانجھ ہیں، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی رپورٹس دیکھ لی تھی، لیکن میں آپ کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ بس 3 دن میں سچائی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ میں غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے 3 دن کا وقت دے دیا۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے میں ہی جانتا ہوں۔ میں بچوں سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا تھا۔ 3 دن گزرے تو میں نے اینی سے جواب مانگا۔ اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھ دیا۔ میرا تو کلیجہ منہ کو ہی آ گیا تھا جب اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ بالکل پاک ہے اور یہ 3 بچے کسی اور کے نہیں بلکہ بچوں کے بچے تھے۔ میرا وجود ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ بچوں کے شامیر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور جب بچوں کو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے تو گھبرا گئی اور اسے یہی حل نظر آیا کہ بچہ اینی کی گود میں ڈال دیا جائے۔ اس نے اینی کو میری رپورٹس دکھائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اینی ماں بن گئی تھی۔ وہ مجھے مکمل انسان کی طرح دیکھنا چاہتی تھی، جسے کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اس لیے بچوں کے کہنے پر ہی وہ اپنے شہر گئی تھی، اور بچوں بھی کسی ٹرپ کے بہانے سے گھر سے چلی گئی تھی، اور ستارہ کے پیدا ہونے کے بعد ہی لوٹی تھی۔ بچوں کی عقل اس کے بعد بھی جگہ پر نہیں آئی تھی، بلکہ شامیر کے ساتھ پھر سے مراسم بڑھا لیے تھے اور پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ اس بار گھر میں اماں ابا بھی نہیں تھے، تو آسانی سے مجھے بیوقوف بنا کر دوسری بیٹی پیدا کر لی تھی۔ اور پھر شیان ہوا تو بچوں کو کچھ عقل آئی تھی، تب انہیں سمجھ آئی تھی کہ شامیر صرف تعلقات رکھنا چاہتا ہے، شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بچوں نے شامیر سے تعلق تو ختم کر لیا، لیکن وہ 3 بچے اینی کی گود میں ڈال دیے تھے، اس لیے بچوں ان پر مرتی تھی کیونکہ بچوں کے بچے تھے۔ بچوں نے مجھے مارنے کی کوشش کر کے میرا اتنا بڑا نقصان کیا تھا، اور بعد میں بھی خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے گناہ میری بیوی کی گود میں ڈالتی گئی تھی۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش جگہ پر نہیں تھے۔ میں بچوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن جب وہ میرے پیروں میں گر گئی تو میں جیسے نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی گناہ کیے تھے، مگر وہ اپنی موجودہ شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان 3 معصوموں کو دنیا کے تانوں پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور میں بھی تو کرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ ان 3 بچوں میں میری جان بستی تھی۔ ان پر سوال اٹھا کر میں انہیں دنیا کی نظروں میں سوال نہیں بنانا چاہتا تھا، میں ان کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، لیکن میں اتنا ظرف نہیں رکھتا تھا کہ بچوں کو معاف کر دیتا۔ زندگی میں میرے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا تھا، جس کی معافی انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ ان کا دل جب کرتا بچوں سے ملنے آتی تھی، لیکن میں ان سے نہیں ملتا تھا۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے بچے مجھے اپنی جان سے پیارے تھے۔ میں نے انہیں پھر سے اپنے سکے بچے سمجھ لیا تھا، اور اینی کے کندھے پر سر رکھ کر میں اکثر رو دیتا تھا۔ اینی جیسی بیوی ملنا بہت مشکل تھا، اور میں خوش نصیب تھا جسے وہ ملی تھی۔ میری ہر کمی کے باوجود وہ میرے ساتھ وفادار رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر عورت میں اور کیا خوبی ہو سکتی ہے۔